हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग ऑन द बिहाफ ऑफ कॉमर्स पीडिया पीडिया वाला जिसका ब्रांडिंग नेम है कॉमर्स पीडिया इंस्टीट्यूट के बेसिस पे कॉमर्स पीडिया इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे हम लोग कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट कंडक्ट करवाने जा रहे थे। जैसा कि डायरेक्टर मैम से आप लोग से का इंट्रोडक्शन हो चुका था। मैं ए बी सर आपको अकाउंट्स पढ़ाने के लिए आए हैं। ठीक है। तो जो भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जो हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, वो सभी इस 2023-24 का जो सेशन है जिसका हम लोग बिगिनिंग करने जा रहे हैं, तो ये जो इसके अंदर जो भी हम लोग सिलेबस कवर करेंगे वो सिलेबस किन किन स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीबीएसई बिहार बोर्ड सभी के लिए एप्लीकेबल है। जो भी सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, जो भी बिहार बोर्ड का सिलेबस है, हम लोग इसको वन बाय वन करके देखेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का अकाउंट्स का, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स को आप अच्छे से जानते होंगे, कुछ तो जानकारी होगी आपके पास। अगर नहीं है तो उसको फुलफिल हम लोग करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ कॉमर्स पीडिया। मैं ए बी सर आपको अकाउंट्स पढ़ाने के लिए, अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन देने के लिए जा रहा हूँ, राइट। तो हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका चैप्टर नेम है फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग टर्म्स, सेशन 23-24 का, राइट। तो तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग कहते हैं कि बिजनेस करने के लिए, कुछ बिजनेस करने से पहले कुछ बिजनेस टर्म्स को सीखना पड़ता है, ठीक है। उस बिजनेस टर्म्स को सीखने के लिए हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स जो चैप्टर है वो सफिशिएंट है। तो जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग वन बाय वन अकाउंटिंग टर्म्स को सीखेंगे, समझेंगे, उसका फुल इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगा। उसके आधार पे आप ये सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो मैं बिना कोई डिले का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स, जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, राइट। तो हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, तो जो बिजनेस करेगा वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस करेगा ही करेगा। और जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस करेगा तो एक दिन उसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। तो इसी बिजनेस टर्म्स को हम लोग समझेंगे कि ये जो बिजनेस है, बिजनेस के बाद बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो स्टार्ट होता है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक्चुअली में होता क्या है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस है जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है, राइट। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होता है वो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है, और इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग, इस सेंटेंस जो एक आपको इंटरप्रिटेशन के तौर पे मिला है, एक पूरा फ्रेम के तौर पे मिला है, उसको बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो क्रक्स ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनली आपको जो फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स था, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स, आपको मैं उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ, जो आपको समझ में आ रहा होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग ग्रेजुअली जैसे जैसे क्लास को ग्रो करेंगे, हम लोग इसको ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे, इसके अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो कहता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होता है वो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये जो वर्ड है, जो बड़ा वर्ड, मतलब अब आपको मैंने फर्स्ट में ही फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता दिया कि ये फाइनेंशियल पोजीशन, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि फाइनेंशियल पोजीशन सर क्या होता है। सर आप ये तो बता रहे हो कि फाइनेंशियल पोजीशन, अभी तो मैंने कुछ भी सीखा भी नहीं और आप फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता रहे हो, राइट। आपका सोचना बिल्कुल सही है।
तो जैसे जैसे थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे तो मैं आपको ईजिली बिना कोई फर्दर इंटरप्रिटेशन के मैं आपको समझा पाऊंगा कि व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब सीधी सी बात है कि बिजनेस में जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटस, जो जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है, जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास वो सारी चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा कि बिजनेस के जो फाइनेंशियल पोजीशन होते हैं वो किन किन फैक्टर्स के आधार पे कंसीडर होते हैं। तो थोड़ा सा आप मुझे टाइम देंगे तो मैं आपको फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग समझा पाऊंगा कि व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन। तो कहता है कि जब भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होता है, जब भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होता है तो बिजनेस के एसेट्स पे, लायबिलिटी पे और कैपिटल पे ये अफेक्ट करता है। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में अब एसेट्स आ गया, लायबिलिटी आ गया, कैपिटल आ गया। अब इन सारी चीज़ों को समझेंगे। आपको तो मैंने ना एसेट्स के बारे में बताया, ना कैपिटल के बारे में, ना ही तो मैंने लायबिलिटी के बारे में ही बताया हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसके रिगार्डिंग क्लास ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, हम सारी चीज़ें एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, हर एक चीज़ों को मैं इजीली से आपको समझा पाऊंगा। फिलहाल जो हमारा मुद्दा है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का क्रक्स ये है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इज ए दैट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे, उसी को कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। और ये कहना है कि बिजनेस में जब भी ट्रांजेक्शन्स होगा, अर्थात बिजनेस ट्रांजेक्शन जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होगा, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके आधार पे फाइनेंशियल पोजीशन को समझा जाता है। उस कुछ वैसे जो फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट है हमारा एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को समझेंगे तब जाके आप बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को समझ पाएंगे, और जब फाइनेंशियल पोजीशन को समझ पाएंगे तब जाके आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को इजीली आप समझ पाएंगे। ठीक है, सो एक और दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डिफाइन किया गया, मीनिंग दिया गया है, इट इज फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी विच ब्रिंग्स a change in the financial position of a enterprises। सिंपली ये जो स्टेटमेंट लिखा गया इसमें सारे क्रक्स यही है कि जो जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होगा तो वो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगा। अब ये मुद्दा है कि हमारा बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं फर्स्ट टर्म में फर्स्ट डे ही फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स ही समझ पा रहे हैं कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो मैं बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के जो फैक्टर्स होते हैं वो मैं पहले समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बिजनेस के जो फैक्टर्स, फाइनेंशियल पोजीशन के जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी बिजनेस जब एस्टेब्लिश होता है, राइट, कोई भी बिजनेस जब एस्टेब्लिश होगा तो बिजनेस है तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स करेगा तो एक दिन उसका रिजल्ट आना भी है। रिजल्ट या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और इसी प्रॉफिट एंड लॉस के सिचुएशन से ही डिटरमिन होता है हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। राइट, बिजनेस में प्रॉफिट है तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो वो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को सिंपली स्ट्रॉन्ग करेगा। फिलहाल अभी इतना समझे कि हमारा बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे अफेक्ट होता है। तो आप इतना तो बेहतर समझते ही हो, एक जेन्युइन ह्यूमन बीइंग के आधार पे भी इतना आप समझते हो कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो आपके फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो ज़्यादा बेहतर होगा। राइट, तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट होता है तो आपकी बिजनेस के जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छे होंगे। अगर एट द सेम टाइम अगर लॉस होता है तो लॉस आपके फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का अफेक्ट आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे आपको दिख गया होगा कि प्रॉफिट और लॉस कैसे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है। तो मेरा मुद्दा था, हम लोगों का जो टॉपिक था कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। तो फर्स्ट जो फैक्टर्स है प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट सीधी सी बात है, प्रॉफिट है तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा, लॉस है तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बुरा। राइट, फिलहाल अभी इतना ही समझिए। राइट, ये जो मैंने ये सारे स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बताया वो सारे को मैंने फिगर में ड्रॉ कर दिया है कि बिजनेस का जो रिजल्ट होता है वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इंक्रीज करेगा, किस बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को वो इंक्रीज करेगा। अगर लॉस है तो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को वो डिक्रीज करेगा।
ठीक है। तो बिजनेस के जो रिजल्ट्स होते हैं, उस रिजल्ट से हमारा बिजनेस का स्टेटस, बिजनेस का रिकॉग्निशन, बिजनेस का जो पोजीशन है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसे इफेक्ट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब रिमेनिंग डिटर्मिनेंट्स जो मैंने बताया था कि बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स जिससे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट्स होते हैं, राइट। तो इतना आप समझते हैं। हमारे जो फर्स्ट फैक्टर है, मैंने आपको फर्स्ट फैक्टर के बारे में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको समझना है कि रिमेनिंग डिटर्मिनेंट्स के बारे में, कि वो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट्स जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एसेट्स। अब ये क्या सर, एसेट्स क्या होता है? ये कोई मैं तो कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल आप नहीं जानते हो, तो इसको मैं समझाता हूँ कि एसेट्स क्या होता है। सिंपली आप ये मान लो कि आपके पास जो भी संपत्ति है वो हमारा एसेट्स होता है। हालांकि मैं पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग जब भी कुछ बात करते हैं तो बिजनेस के लिए ही बात करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं, राइट। और जो कुछ भी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो हमारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो बिजनेस में जो संपत्ति, कम से कम इतना तो आप समझते हो कि आप बिजनेस में क्या संपत्ति होता है, किसी की संपत्ति, एसेट्स, वो संपत्ति क्या होता है जिससे आपके फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करना होता है, राइट। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन का जो फर्स्ट फैक्टर है एसेट्स, वो एसेट्स कैसे फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करता है, तो चलिए देखते हैं। हम अगर बिजनेस में आप इतना एक पर्सनल लाइफ में देखो, जिसके पास भी एसेट्स है, संपत्ति ज़्यादा है, उसको कहते हो ना कि वो ज़्यादा अमीर है। मतलब सिंपली कहना कि फाइनेंशियल पोजीशन ये बताता है कि कोई इंसान या कोई बिजनेस ज़्यादा मतलब रिच है या पुअर है। ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है तो वो रिच माना जाता है, अगर पुअर है तो वो पुअर माना जाता है, राइट। तो बिजनेस के जो डिटर्मिनेंट्स है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के जो डिटर्मिनेंट्स है, वो पहला डिटर्मिनेंट्स जैसा कि मैंने बताया एसेट्स है। वो एसेट्स हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे अफेक्ट करता है? सिंपली अगर बिजनेस में ज़्यादा एसेट्स है, ज़्यादा संपत्ति है, तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा। तो ये सीधी सी बात है कि मोर एसेट्स मोर फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट हो गया, राइट। एट द सेम टाइम दूसरा जो पॉइंट है, सेकंड डिटर्मिनेंट्स है, वो हमारा है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है ये मैंने आपको अभी तक फर्स्ट टाइम ये इंटरेक्शन होने जा रहा है, रेवेन्यू क्या होता है। हालांकि ये भी एक पूरा अकाउंटिंग टर्म्स है, हम लोग इसको वन बाय वन करके देखेंगे। इसको इंडिविजुअली मैं आपको रेवेन्यू के बारे में समझाऊंगा कि रेवेन्यू होता क्या है। फिलहाल चूंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझाना है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट्स को समझाना है। तो सेकंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमारा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू होता क्या है? रेवेन्यू मतलब ग्रॉस अर्निंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो भी ग्रॉस अर्निंग होता है, जो भी कुछ भी ग्रॉस अर्निंग हो रहा है, वो आपका बिजनेस, वो आपका रेवेन्यू है, राइट। ग्रॉस अर्निंग, ठीक है। आप सिंपली इतना मानो कि बिजनेस में जो भी इनकम हो रहा है, ग्रॉस अर्निंग हो रहा है, उस ग्रॉस अर्निंग को रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। अब वो रेवेन्यू मतलब वो फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे अफेक्ट करेगा? दैट मीन्स ग्रॉस रेवेन्यू अगर मतलब ग्रॉस अर्निंग्स मतलब रेवेन्यू, और अगर बिजनेस में ज़्यादा रेवेन्यू है, मोर रेवेन्यू दैट मीन्स आपका फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा है। मोर रेवेन्यू दैट मीन्स आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो और भी ज़्यादा है, ठीक है। तो सेकंड डिटर्मिनेंट से भी आपको क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसे अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सपेंस। मैं अगेन कह रहा हूं कि एक्सपेंस भी एक इंडिविजुअल अकाउंटिंग टर्म्स है। इंडिविजुअली मैं इसको सेपरेटली क्लास लूंगा इस पे। फिलहाल चूंकि मेरा मुद्दा है फाइनेंशियल पोजीशन को समझाना, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन एक्सपेंस कैसे अफेक्ट करेगा? एक्सपेंस जो होता है कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपेंस का मतलब सिंपली ये मान लो, आप ये जो टैबलेट फॉर्म में मैंने आपको दिया है कि एक्सपेंस होता क्या है, सिंपली यही है कि कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल जनरेटिंग रेवेन्यू। जब आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो या कर रहे होते हो,
उस वक्त जो आपकी कॉस्ट होती है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो कॉस्ट इनकर्ड होता है, वो कॉस्ट ही हमारा एक्सपेंस कहलाता है, राइट। मान लो कि अगर आपने आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है, और आप महीने का सैलरी कितना 45,000 कमा रहे हो, कितना 45,000, और उस 45,000 को अर्न करने में मान लो कि आपका जो कॉस्ट हो रहा है, मतलब एक्सपेंस जो हो रहा है, सॉरी, कॉस्ट हो रहा है वो 20,000 हो रहा है। सिंपली मतलब ये कॉस्ट क्या है? कॉस्ट का मतलब मेरा मुद्दा यहाँ समझाना है कि अगर आप किसी एज ए एम्प्लॉई हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो आपको सैलरी मिलेगी। वो सैलरी जो होगी आपकी रेवेन्यू होगी, और उस सैलरी को कमाने में जो आपका कॉस्ट हुआ वो आपका एक्सपेंस हुआ। आपका जो भी इंडिविजुअल एक्सपेंसेस है, जो भी आने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो भी और भी कॉस्ट जो उस रेवेन्यू को अर्न करने में आप लगा रहे हो, वो सारे के सारे एक्सपेंस हो। तो ये जो 20,000 का कॉस्ट हुआ वो एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस दैट मीन्स कॉस्ट इनकर्ड वाइल जनरेटिंग रेवेन्यू। सो अब यहाँ पे मुद्दा है कि क्या एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगा? नहीं, बिल्कुल सिंपल। अभी ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ें ही समझते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल चीज़ें में जो आप जानते हो उसी चीज़ को मैं आगे करके लेके आना चाहता हूँ। कुछ भी ज़्यादा एडवांस नॉलेज अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सपेंस कॉस्ट आप समझते हो कि ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस अगर कम होगा तो ऑब्वियसली आपका फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा, मतलब सेविंग ज़्यादा होगा। सेविंग होगा तो वो आपके अल्टीमेटली जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। सो एक्सपेंस कैसे फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगा? अगर लेस एक्सपेंस है, हमारा एक्सपेंस लेस है, मतलब कम से कम एक्सपेंस है, कम से कम हमारा एक्सपेंस है, तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल पोजीशन होगा वो ज़्यादा होगा। सो हमारा जो एक्सपेंस जो फैक्टर है जो फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करता है वो इस तरह से कि लेस एक्सपेंस होगा तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन होंगे वो भी अच्छे होंगे। लेस एक्सपेंस मोर फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। ये भी कंक्लूड हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कैपिटल, ये भी एक इंडिविजुअल अकाउंटिंग टर्म्स है, इसको भी हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे। फिलहाल कैपिटल का मतलब जो होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक टेबलेट फॉर्म में, कि वो अमाउंट जो बिजनेस चलाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस, जो भी बिजनेस को रन करने के लिए जो पर्टिकुलर अमाउंट की आवश्यकता होती है, जो हमारे बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो अमाउंट की आवश्यकता होती है, वो अमाउंट हमारा कैपिटल होता है। अब कैपिटल के रिगार्डिंग जो भी कैपिटल से एसोसिएटेड जो भी टर्म्स है, वो सारे टर्म्स, वो सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स मैं आपको समझाऊंगा इंडिविजुअली, सेपरेटली। फिलहाल जो मुद्दा है हमारा, अगेन हम कहना चाहेंगे, वो है समझना कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो हम इसके आधार पे समझते हैं कि मोर कैपिटल, बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल होगा तो ऑब्वियसली इतना तो समझते हो कि जिसमें ज़्यादा कैपिटल होगा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी होगी। तो बिजनेस को कैसे अफेक्ट किया कैपिटल? मोर कैपिटल मोर फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। नेक्स्ट टर्म है हमारा लायबिलिटी। अब ये भी एक इंडिविजुअल टर्म्स है, इसको भी मैं सेपरेटली समझाऊंगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने आया और इतने भारी भरकम वर्ड को आपने मेरे सामने रख दिया। सिंपली समझ लो, मैं इसे एक टैबलेट फॉर्म में आपको समझा दूंगा कि लायबिलिटी क्या होता है। इनिशियली तौर पे ये मैं नहीं कह सकता कि मैं आपको पूरे इस इनिशियल फेज में मैं पूरे से समझा रहा हूँ, नहीं, सिर्फ उससे जिसके आधार पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, वही सारे चीजें टैबलेट फॉर्म में हम आपको बताएंगे कि लायबिलिटी क्या होता है। तो लायबिलिटी का मतलब होता है व्हिच यू हैव टू रीपे। मतलब ये क्या हो गया रीपे? मतलब आपने कभी किसी से लिया होगा, कुछ भी किसी से, आप अपने फ्रेंड से 500 ले लिया, आपको जरूरत पड़ी, आप अपने फ्रेंड से 500 ले लिया, तो ये 500 आप नहीं लौटाओगे, आपको तो लौटाना पड़ेगा। तो जो आपको लौटाना पड़े, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मतलब विच यू हैव टू रीपे। लायबिलिटी जो होता है एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है, राइट। आप अगर किसी से कुछ कर्ज के तौर पे ले रहे हो तो आपकी ये ऑब्लिगेशन है, चाहे मोरल कह लो या बिजनेस प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको लौटाना ही है। अगर बिजनेस में कोई लोन लेता है तो वो लोन ही
क्या होता है, लायबिलिटी होता है, और उसी लायबिलिटी को क्या करना होता है, रीपे। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लायबिलिटी इज ए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे लायबिलिटी जो मुद्दा है हमारा है फाइनेंशियल पोजीशन को समझना। तो लायबिलिटी का मतलब हो गया जिसे आपको लौटाना पड़े, राइट, जिसे आपको लौटाना पड़े वो आपकी लायबिलिटी है। तो लेस लायबिलिटी, अगर आपके पास लायबिलिटी कम होगी तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी मानी जाएगी, राइट। तो सिंपली लायबिलिटी का मतलब हो गया जिसे आपको लौटाना पड़े, और मतलब फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग लेस लायबिलिटी जो आपको अल्टीमेटली फाइनेंशियल पोजीशन का जो रिकॉग्निशन देता है, जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाता है। कोई दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहता हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा लायबिलिटी होना ठीक है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा हो जाता है। इनिशियल स्टेज में ये अभी सिंपली समझते हैं कि अगर हमने 500 किसी से ले लिया तो ये हमारी लायबिलिटी है, हमने उसे लौटाना है, और इसी लायबिलिटी के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राइट। रेस्ट जो लास्ट डिटर्मिनेंट्स है वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके रिगार्डिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे अफेक्ट करता है। तो आई होप जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपको कंक्लूड हो गया होगा, इसका कंसेप्ट बिल्ड हो गया होगा। अब आगे का जो टॉपिक है हम उसको समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो हमने बता ही दिया कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये कैसे कैसे क्या होता है, ये हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। और जैसे ही यहाँ पे मैंने बताया कि बिजनेस के जो फाइनेंशियल पोजीशन को जो चेंज कर दे, बिजनेस के जो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे वो हमारा होता है बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस है कैसे कंसीडर करेंगे हम लोग ये देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक जो भी मैंने आपको क्लास डिलीवर किया है उसको मैं कंक्लूड कर दूँ। हालांकि ये पूरा टॉपिक मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैंने फिगर फॉर्म में आपको सामने रखा है ताकि आपको इसको इजीली आप अंडरस्टैंड करो। हमारा मुद्दा था फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को समझाना कि बिजनेस है तो ट्रांजैक्शंस करेगा, ट्रांजैक्शंस है तो वो उसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और उसी प्रॉफिट एंड लॉस से बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमिन होते हैं। हालांकि ये जो फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमिन करने वाले जो फैक्टर्स हैं और भी फैक्टर्स हैं वो हम लोगों ने एक 1 by 1 करके सीख लिया है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस जो हम बिजनेस में ट्रांजैक्शंस मानते हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो बिजनेस का ट्रांजैक्शंस का जो डेफिनेशन है, उसका जो मीनिंग है, उसी के मीनिंग को पकड़ना है, और उसी मीनिंग के आधार पे हम लोग ये डिटरमिन करेंगे कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है या नहीं है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के जो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे। अब वो सारे डिटर्मिनेंट्स जो फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करते हैं वो उसको पकड़ेंगे, और इंडिविजुअली हम लोग समझेंगे कि कैसे कोई ट्रांजैक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शंस है या नहीं, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स मैंने बताया था कि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन का जो डिटर्मिनेंट्स है वो हमारा है एसेट्स। अब एसेट्स में कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, हो सकता है ना, हम बिजनेस में एसेट्स को इंक्रीज किए तो एसेट्स हमारा बिजनेस का एसेट्स इंक्रीज हो गया, हो सकता है बिजनेस का जो एसेट्स है वो डिक्रीज हो सकता है। तो कुछ भी प्लस या माइनस, प्लस का मतलब इंक्रीज होना, माइनस का मतलब डिक्रीज होना, तो कुछ भी प्लस माइनस हुआ दैट मीन्स चेंज तो हुआ। तो बिजनेस का जैसे ही हमारा एसेट्स चेंज हुआ, मतलब प्लस मतलब इंक्रीज हुआ, माइनस मतलब डिक्रीज हुआ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्लस ही होगा, माइनस भी हो सकता है। हमारा मुद्दा समझना है बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को कि कैसे कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है एक्चुअली में, वो समझना है। उसके लिए हमें उसके डिटर्मिनेंट्स को इंडिविजुअली देखेंगे। तो एसेट्स, बिजनेस में एसेट्स बढ़ा चेंज हुआ, एसेट्स घटा चेंज हुआ, दैट मीन्स कहाँ चेंज हुआ, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को ना। मतलब अगर बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हुआ तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज हुआ, बिजनेस का फाइनेंशियल, अगर बिजनेस में एसेट्स डिक्रीज हुआ तो वो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को डिक्रीज कर देगा। और इस तरीके से अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ये कहता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और यहाँ पे
जो फाइनेंशियल पोजीशन का डिटरमिनेंट्स एसेट्स है वो हमें बता रहा है कि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को ये कैसे अफेक्ट कर रहा है, और जैसे ही ये अफेक्ट किया ये क्या हो गया, बीटी हो गया, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब रेवेन्यू के रिगार्डिंग, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स चेंज हुआ, तो चेंज किस में हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और जैसे ही बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को कोई फैक्टर्स अफेक्ट करता है वो हमारा क्या हो गया, बिजनेस ट्रांजैक्शन। एट द सेम टाइम एक्सपेंस प्लस माइनस कुछ भी हुआ, प्लस मतलब इंक्रीज, माइनस मतलब डिक्रीज, कुछ भी प्लस माइनस हुआ दैट मीन्स चेंज हुआ, चेंज तो हुआ ना, इंक्रीज होगा तब भी चेंज होगा, डिक्रीज हुआ तब भी चेंज हुआ, और चेंज कहाँ पे, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में। क्यों, क्योंकि एक्सपेंस जो होता है, अगर एक्सपेंस ज़्यादा हुआ तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन डिक्रीज हो गया, अगर एक्सपेंस कम हुआ तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हुआ। ये सारी चीज़ें मैंने पहले प्रीवियसली मैंने जो प्रीवियस फिगर है उसमें हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि बिजनेस का जो एक्सपेंस है, बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन का जो एक डिटर्मिनेंट्स है एक्सपेंस, वो कैसे बिजनेस को बीटी कहलाता है। अब कुछ भी एक्सपेंस प्लस माइनस हुआ, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, और जैसे ही बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ वो बीटी कहलाता है, राइट। कैपिटल का भी सेम है, कुछ भी इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ वो कैपिटल किसको चेंज करेगा, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, और जैसे ही बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ वो बीटी कहलाएगा, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन। लायबिलिटी का भी सेम फंडामेंटल है, लायबिलिटी में भी कुछ भी चेंज हुआ प्लस माइनस कुछ भी हुआ वो हमारे बीटी को अफेक्ट करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस सेम, प्रॉफिट ये तो मैंने बता ही दिया, प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ेगा दैट मीन्स चेंज हुआ, और चेंज होना ही बीटी कहलाता है। सो मैंने आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग प्रैक्टिकली आपको समझा दिया है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे होता है, ये मैंने आज आपको समझा दिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए हो तो वीडियो जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को, इसको देखें, इसको कमेंट करें, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के जो फीचर्स हैं उनको समझना है, राइट। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के जो फीचर्स हैं उनको समझना है कि क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्शंस के फीचर होते हैं। तो जैसा कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मीनिंग ही बताता है, इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही, राइट। कुछ भी आपने परचेज करा, कुछ भी कोई सामान आपने परचेज कर लिया, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो, राइट। कुछ भी आपने कैश परचेज करा, क्रेडिट परचेज करा, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, क्रेडिट परचेज क्या होता है, कैश परचेज क्या होता है। सेकंड फीचर है हमारा सोशल एक्टिविटी। कोई भी सोशल एक्टिविटी नॉट कंसिडर्ड एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये एक सोशल एक्टिविटी है, राइट, जिसका संबंध बिजनेस से नहीं है। तो उसके नेक्स्ट टॉपिक है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होता है वो क्लासिफाई होता है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन देखना है कि एक्सटर्नल और इंटरनल, राइट, कि कौन सा बिजनेस का ट्रांजैक्शंस एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। मतलब इतना सिंपली ये तो पता चल गया कि बिजनेस का ट्रांजैक्शंस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल मतलब विद इन द बिजनेस बाउंड्री, हमारा जो खुद का बिजनेस है उस बिजनेस में हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिए, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि क्या होता है एक्सटर्नल, क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट्स इन रिटन फॉर्म में है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। हालांकि इसको ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए हमने फिगर बनाया है, ठीक है। तो इस फिगर को हम लोग देखेंगे, वन बाय वन करके समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था कि इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आपने कोई पर्टिकुलर इंसान कुछ गुड्स परचेज करा, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा कि नहीं, उसको मैं एक सिंपल एग्जाम से समझाना चाहता हूँ। सपोज करो कि आपने परचेज नहीं करा, आपने कुछ गुड्स को बेचा, और वो गुड्स का जो अमाउंट है, वो गुड्स का जो मॉनेटरी वैल्यू है वो है 50,000, ठीक है, 50,000 है। तो हर एक ट्रांजेक्शन्स में ये आपको थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा कि हर एक ट्रांजेक्शन्स में दो एक्टिविटी तो होता ही होता है।
इसको आप बेहतर से समझते हो। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का अगर आप हिंदी रूपांतरण समझो तो उसको कहते हैं लेन देन, राइट, कुछ लेना और कुछ देना, राइट। तो हम उसी चीज को समझते हैं, ज्यादा तो हमारे पास अभी नॉलेज है नहीं। तो जिस नॉलेज के आधार पे हम लोगों ने चैप्टर वन का फर्स्ट टॉपिक ही हमने स्टार्ट किया है, उसी आधार पे जो बेसिक्स हमारे पास ऑलरेडी है, उसी बेसिक्स को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पे हम लोग इस क्लास को ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो, सामान आपको कोई भी पर्टिकुलर कुछ भी आपने बेचा, तो बेचने से दो एक्टिविटी तो होगा, एक तो कुछ आएगा और एक कुछ जाएगा, राइट। तो इन्हीं दोनों एक्टिविटी को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट अगर आपने कोई एग्जांपल ले लो कि गुड्स सोल्ड आउट फॉर कैश ऑफ ₹50,000, आपने कोई 50,000 रुपीज की कोई सामान आपने बेच दिया, सोल्ड आउट कर दिया, राइट। तो उसमें दो एक्टिविटी होगा, एक आपने बेचा तो उसके बदले में कुछ कैश आएगा, चाहे जो किसी भी फॉर्म में है, मान लो कि यहाँ पे कैश ही मिला, राइट। सेकेंड एक्टिविटी क्या होगा कि आपका गुड्स जाएगा, मतलब आपके पास दो एक्टिविटी क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो आपने सेल किया उसमें कुछ आया तो किस फॉर्म में आया, कैश के फॉर्म में आया, और गया तो किस फॉर्म में आया, गुड्स के फॉर्म में आया, ठीक है। तो कैश भी तो हमारा संपत्ति है, कैश हमारा क्या संपत्ति है, ऑब्वियसली इतना तो आप समझते ही हो, बेसिक चीजें। मैं बेसिक्स के आधार पे जो हमारा प्रीवियसली अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी के आधार पे हम आगे समझते हैं कि कैश हमारे पॉकेट में पड़ा हुआ कैश क्या हमारी संपत्ति है, ये दूसरे की संपत्ति है, ऑब्वियसली वो हमारी संपत्ति है। तो कैश हमारा एसेट्स है। और जो हमने गुड्स सामान बेचा, फिलहाल अभी ये मान लो, फिलहाल के लिए, हालांकि ये बाद में हम लोग इसके रीडिफाइन करेंगे, फिलहाल के लिए मानते हैं कि ये गुड्स भी तो हमारा संपत्ति था जी। हमने जो बेचा सामान, जो भी बेचा सामान वो भी तो मेरा ही था, उस पर भी तो मेरा ही हक है, तो वो भी तो मेरा ही संपत्ति है। तो फर्स्ट एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ कैश, सेकेंड एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। फर्स्ट एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ कैश आया, सेकेंड एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स आपके पास से गया, तो बिजनेस में दो एक्टिविटी हो गया। तो दोनों ही एक्टिविटी में क्या हुआ, एक एसेट्स हमारा बढ़ गया और एक एसेट्स हमारा घट गया। अब जब बढ़ा तो घटा, एक बढ़ा और दूसरा घटा, तो हमारा जो बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है अफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। हम लोगों ने प्रीवियसली इस पर डिस्कस किया था कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जैसे ही अफेक्ट हुआ वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाएगा, ठीक है। अब हमने सोशल एक्टिविटी किया, किसी को भूखे को दया आ गया, मैंने 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जो भी आपने खाना खिला दिया, तो क्या उससे बिजनेस का ट्रांजैक्शंस, वो आपकी पर्सनल खुद की सेटिस्फैक्शन है, वो आपकी एक ह्यूमन सेटिस्फैक्शन है कि आपने किसी भूखे को 10 रुपया दे दिया, राइट। उससे आपकी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे अफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि कोई भी सोशल एक्टिविटी इज नॉट कंसिडर्ड एज ए बिजनेस ट्रांजेक्शंस, राइट। आई होप सेकंड जो फीचर्स है, सेकंड ये वाला पॉइंट और फर्स्ट वाला पॉइंट अभी तक हमने कंक्लूड कर दिया। फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल था कि कोई भी सामान हमने परचेज या सेल करा तो वो कैसे हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शंस होगा। फर्स्ट और सेकंड कंक्लूड हो गया, थर्ड पॉइंट को हम लोग आगे कंक्लूड करेंगे, राइट। तो ये पॉइंट एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि हमने जो सामान बेचा वो हमारे, मतलब हमने इन द सेंस कि बिजनेस में, राइट। पर्सनल की मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी, हम आप कोई भी आज एक फंडामेंटल चीज़ें समझ जाइए कि हम जो कुछ भी करते हैं वो बिजनेस के बारे में ही करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, भाषा है, बिजनेस की भाषा है। किसकी भाषा, बिजनेस की। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जरा समझिए इसको, क्या है ये। हमारा जो अकाउंट्स है, ठीक है, उसको अगर सिंगल वर्ड में डिफाइन करेंगे तो वो होता है अकाउंटिंग, ठीक है। और अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है जी, ये आप समझ लो। तो जब हम ये समझते हैं कि हमारा अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, तो हम जो कुछ भी करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भाषा है किसकी, बिजनेस की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ।
सेकंड एग्जांपल है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, इससे भी समझ जाइए, फर्स्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही समझ, आपने कुछ गुड्स परचेज करा, फर्स्ट एग्जांपल सेल करने का था, फर्स्ट सेकंड एग्जांपल है कि आपने कुछ सामान खरीदा, सॉरी। तो इसमें भी दो एक्टिविटी होगा भाई, ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस कोई भी होता है तो ट्रांजैक्शंस में कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, मतलब लेन देन करना, राइट। तो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या हुआ कि हमने कुछ सामान परचेज करा, वो भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी थी, 50,000। तो गुड्स एसेट्स पहले ही समझाया, ठीक है। अभी मान लो ना, बाद में मैं समझाऊंगा कि गुड्स का क्या, परचेज का क्या होता है, वो सारी चीजें। फिलहाल अभी जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पर हम लोग समझते हैं कि गुड्स हमारा एसेट्स हुआ, एसेट्स क्या हो गया, बढ़ गया। सेकेंड एक्टिविटी में अगर आपने गुड्स परचेज करा, तो गुड्स आपने परचेज किया तो उसके बदले में आपने कैश भी तो डाउन करा होगा, कैश दिया होगा, तो कैश क्या था, एसेट्स था, आपकी संपत्ति थी, मेरी संपत्ति नहीं थी, ऑब्वियसली आप ही की थी। तो आपने कैश एसेट बेच दिया, सॉरी कैश आपका आ गया, ठीक है, सॉरी आपने परचेज करा तो कैश गया, फर्स्ट एक्टिविटी एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स आया, सेकेंड एक्टिविटी कैश एसेट्स के फॉर्म में आपके पास आया, मतलब सॉरी गया, तो प्लस माइनस कुछ भी हुआ तो आपका चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, प्लस मतलब इंक्रीज हुआ, माइनस मतलब डिक्रीज हुआ, और जैसे ही बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को कोई चीज अफेक्ट करता है वो बीटी कहलाता है, क्या कहलाता है, वो बीटी कहलाता है। तो आई होप सेकेंड एग्जाम्पल से भी बीटी कंसिडर्ड हो गया होगा। थर्ड पॉइंट जो फीचर है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो होता है क्लासिफाइड होता है इन टू फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म है हमारा इंटरनल ट्रांजेक्शन्स और सेकेंड फॉर्म है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स विद इन द बिजनेस, ठीक है। अब ये विद इन द बिजनेस क्या है जी, दो चीजें समझ लीजिए कि ट्रांजेक्शन्स विद इन द बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन्स आउटसाइड द बिजनेस। मतलब मैं इसको और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। मैं कॉमर्स पीडिया के यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है, या पीडिया वाला जो भी कह लें, तो मैं यहाँ काम करता हूँ तो मुझे उसके बदले में सैलरी मिलती है, राइट। तो वो सैलरी एक बिजनेस यूनिट के अंदर की बात है, राइट। मतलब एक बिजनेस यूनिट है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट है, उस बिजनेस यूनिट में कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, तो वो सैलरी देता है विद इन द ओन, मतलब खुद की बाउंड्री के अंदर, मतलब वो जो बिजनेस है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर की बात है, राइट। तो जो सैलरी देना, वो एक एम्प्लॉय को सैलरी देना विद इन द बिजनेस बाउंड्री है, एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर की बात है, राइट। तो इस तरीके का जो ट्रांजैक्शंस होता है वो इंटरनल हो गया। अब एक्सटर्नल क्या होता है, तो कहता है ट्रांजैक्शंस विद इन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट। मतलब आप पर्टिकुलर कोई एसेट्स, कोई इक्विपमेंट्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी दूसरे दुकानदार से या किसी बिजनेस से परचेज करते हो, तो आप खुद एक बिजनेस यूनिट हो, किसी दूसरे बिजनेस यूनिट से जो आपसे पूरी तरह इंडिपेंडेंट है उसी से आप सामान खरीदते हो, तो वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हो गया, राइट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया कि कॉमर्स पीडिया परचेज एंड एसी फ्रॉम आदित्य विजन प्राइवेट लिमिटेड। एक आदित्य विजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिससे मैंने एसी या कॉमर्स पीडिया ने एसी खरीदा, तो वो एसी क्या हो गया, वो जो ट्रांजैक्शंस हो गया विद इन द टू इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट के आधार पे हो गया। तो ये जो ट्रांजैक्शंस कहलाएगा वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरनल ट्रांजैक्शंस, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस क्या होता है। जैसे जैसे हम लोग ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को समझेंगे, राइट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हुआ, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्लासिफाइड हुआ टू फॉर्म में, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मींस विद इन द बाउंड्री ऑफ ए पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट, एक्सटर्नल मतलब दो इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। आई होप इस बात को आप समझ पाए होंगे, राइट। अब यहाँ पे एक और
दो चीजें साइमल्टेनियसली इस चीज को समझ लीजिए। मेरा मुद्दा था या हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जैसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी समय ये इवेंट के बारे में जान लेना भी जरूरी है कि क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्या होता है इवेंट, इवेंट किसको कहेंगे। तो सिंपली हम अगर ये कहें कि इवेंट जो होता है जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं हो, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो वो इवेंट तो हो ही नहीं सकता। और जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो कुछ भी होता है वो इवेंट होता है। जैसे रिटायरमेंट ऑफ ए बिजनेस मैनेजर फ्रॉम ए बिजनेस यूनिट। अब ये आप कोई बता सकते हो कि क्या ये एक इवेंट है या बिजनेस ट्रांजैक्शंस है? दिखने में तो लग रहा है कि बिजनेस का जो मैनेजर है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस का मैनेजर है, उसका रिटायरमेंट हो रहा है। अगर उसका रिटायरमेंट हो रहा है तो वो क्या बिजनेस कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंसीडर होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे एक और फीचर जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का फीचर होता है वो इससे क्लासिफाई हो, मतलब समझ पाएंगे। थर्ड पॉइंट तक हम लोगों ने समझ लिया था, ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है ऑलरेडी, हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। एक और पॉइंट है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब एक नया फीचर है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस किसको कहेंगे? तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। जिसका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मनी पॉसिबल हो वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाता है, ठीक है। अब इस बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में हम लोग समझते हैं कि जिसका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मनी हो वो कहलाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो इस फीचर्स का, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का फीचर है, ये आपको पता चल जाएगा कि क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस है कि नहीं। जैसे कि रिटायरमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजर फ्रॉम ए बिजनेस यूनिट, कोई भी बिजनेस यूनिट से बिजनेस मैनेजर का रिटायरमेंट होना, क्या वो उसका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मनी है? सिर्फ रिटायर्ड हो रहा है, वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। मैं उसके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये सिर्फ देख रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर है जो जिन्होंने 25 साल 30 साल एक बिजनेस को दिया और वो आज रिटायर कर रहे हैं। तो क्या वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है? वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मनी में नहीं हो रहा, वो सिर्फ रिटायर कर रहे हैं। तो जब एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होगा तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा। और जब कोई बिजनेस कोई पर्टिकुलर कोई भी, अगर आप समझना चाह रहे हो कि ये इवेंट है कि क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, तो जिसका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं हो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है, वो क्या होता है? इवेंट होता है, राइट। तो इवेंट और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को समझना साइमल्टेनियसली बहुत ज़रूरी था, जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको ये समझ पाए होंगे। मैंने बिजनेस इवेंट के बारे में मैंने थोड़ा सा समझाया है लिख करके कि एन इवेंट विच इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस which is not a business transactions considered as an event, ठीक है। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं है, मतलब अपार्ट फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी है वो क्या है? इवेंट, ये भी कह सकते हो। अब थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। हाँ जी, तो इवेंट के बारे में मैंने आपको समझाया। लास्ट पॉइंट था बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का एक लास्ट फीचर, इट हैज़ ड्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ टू साइड्स। अब इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है, डेबिट क्रेडिट, ये चीज़ें अभी मैं नहीं समझा सकता, लेकिन इतना तो आप समझते हो ना, ड्यूअल एस्पेक्ट्स। ये ड्यूअल एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग मैंने अभी अभी समझाया कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता है तो उसमें दो एक्टिविटी होती है, फर्स्ट एक्टिविटी एंड सेकेंड एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी या सेकेंड एक्टिविटी कुछ भी कह लो, एक एक्टिविटी होता है जिसमें आपके पास कुछ आता है, कुछ पाते हो आप। एक सेकेंड एक्टिविटी होता है कि कुछ आपके पास से जाता है, जो मैंने ये फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल में कंक्लूड किया था। आई होप ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है इससे आप समझ पाए होंगे। मैं इससे ज़्यादा अभी नहीं समझा सकता कि ये ड्यूअल एस्पेक्ट्स में एक रिसीविंग होता है, रिसीविंग तो समझ ही रहे हैं, रिसीविंग एंड गिविंग समझ, लेकिन डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये मैं अभी नहीं कह सकता। हाँ, जब कैजुअली जब क्लास हम लोग का ग्रो होगा तो डेबिट क्रेडिट ही तो समझना है इस अकाउंट्स में, ठीक है ना। तो फिलहाल ये ड्यूअल एस्पेक्ट्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस का
दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक फर्स्ट एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी। मतलब फर्स्ट एक्टिविटी या कोई भी सेकंड एक्टिविटी, एक एक्टिविटी में आप रिसीव करते हो, कुछ गेन करते हो, और सेकंड एक्टिविटी में उसके बदले में आप कुछ देते हो। ठीक है, तो इसी दोनों एक्टिविटी को आपको समझना है कि ये डुअल एस्पेक्ट्स है। जैसे जैसे ग्रेजुअली ग्रो होगा हम लोग सारी चीजें समझ पाएंगे कि डुअल एस्पेक्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो आई होप बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एवरी एस्पेक्ट्स मैंने आपको डिलीवर कर दिया है, आपको ये चीजें समझ में आ गई है ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। राइट, हाँ जी, समझ में आ गया। ठीक है जी, अच्छा है। इवेंट के बारे में भी मैंने समझाया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है वो इवेंट होता है। राइट, एन इवेंट विच इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाते हैं। एक कहता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होता है वो परिणाम होता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उस ट्रांजैक्शंस का जो परिणाम होता है, कॉन्सिक्वेंस जो होता है, उसको इवेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है, चलिए इसका भी हम लोग समझते हैं कि बिजनेस में एक एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके आधार पे आप दोनों चीजें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट दोनों एक साथ आप इस चीज को समझ पाएंगे। कहता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है। सपोज करो कि एक पर्टिकुलर कोई बिजनेस ओनर है, सचिन, स्टार्ट्स अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। ठीक है, उसने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, कितना, एक इनिशियल अमाउंट 5 लाख से। ठीक है, स्टार्ट हो गया बिजनेस। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया, मैंने बताया था कि बिजनेस है तो बीटी करेगा, और बीटी करेगा तो एक दिन रिजल्ट होगा, और रिजल्ट या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पहले ही, अभी कुछ देर पहले। ठीक है, इसी आधार पे मैंने क्या हुआ कि बिजनेस में कैपिटल का इंट्रोडक्शन हुआ, कितना, 5 लाख। और उसमें क्या हुआ ट्रांजेक्शन्स, कि उसने एक ट्रांजेक्शन्स किया, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹4 लाख और कैश पे परचेज करा। एट द सेम टाइम उसने क्या किया, आफ्टर सम टाइम, एंड सेल्स 3/4 ऑफ दीज गुड्स 3,80,000। मतलब कोई पर्टिकुलर बिजनेस ओनर है, उसने 5 लाख से अपना बिजनेस को कैरी ऑन किया, उसमें क्या हुआ, 4 लाख का कुछ गुड्स परचेज किया, और उस गुड्स को क्या किया, आफ्टर सम टाइम उसने 3/4 ऑफ द गुड्स उसने 3,80,000 में वो क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया, बेच दिया। और उसके अलावा उसने 20,000 एज ए रेंट दिया, मतलब उस गुड्स को रखने में आपने रेंट दिया, एज ए गोडाउन, कहीं भी आपने जहां भी रखा हो वहां आपने इसको रेंट दिया। इस सारे पर्टिकुलर जो भी आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स, जो भी एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, इसी से फाइंड आउट करना है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है या वो इवेंट है। ठीक है, आपने फर्स्ट क्या हुआ था, बिजनेस में फर्स्ट एक्टिविटी हुआ था 5 लाख का इंट्रोडक्शन एज ए कैपिटल। ऑब्वियसली वो कैपिटल है, मैं बताऊंगा कैपिटल के रिगार्डिंग और भी चीजें आगे जो बढ़ेगी मैं बताऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट हुआ कितने, 5 लाख इन द बिजनेस फर्स्ट। उसने 4 लाख का परचेज करा। ठीक है, उसने फिर सेल 3,80,000 का सेल्स कर दिया, फिर 20,000 उसका एक्सपेंस हुआ उस गुड्स को रखने में एज रेंट के तौर पे 20,000। अब इससे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा ट्रांजेक्शन्स हुआ, कौन कौन सा इवेंट है। ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स तो इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं किसी पर्टिकुलर बिजनेस में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ट्रांजेक्शन ही होगा। क्यों, क्योंकि 5 लाख जो है वो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी है। ये भी इससे भी साबित होता है। दूसरा कि कैपिटल आया, कैपिटल क्या हुआ, कैपिटल बढ़ा, बिजनेस में कैपिटल बढ़ा, बिजनेस में कैपिटल बढ़ा, दैट मीन्स क्या हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ा, फाइनेंशियल पोजीशन जैसे ही बढ़ा वो बीटी हो गया। तो दोनों ऑप्शन से आप समझ सकते हो कि ये जो 5 लाख है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है या इवेंट है। तो ऑब्वियसली ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, क्योंकि इवेंट के बारे में यहाँ बोला गया है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, ट्रांजेक्शन्स का जो इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन्स। जो रिजल्ट होता है, ट्रांजेक्शन्स का रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट, उसका परिणाम जो होता है उसी को इवेंट बोलते हैं। तो इसने परचेज ऑफ गुड्स करा 4 लाख, फिर उसने सेल्स उसी 3/4 ऑफ द 4 लाख का सेल किया 3,80,000 में, 20,000 का उसने एक्सपेंस करा। अब ये इवेंट कौन कौन सा होगा ये जरा देखिएगा।
कैसे? आपने गुड्स आपने सेल्स करा कितने का? 3,80,000 का, ठीक है। कितने का सामान सेल किया आपने? जो 4 लाख जो परचेज किया हुआ था, उस 4 लाख का 3/4 ऑफ 4 लाख का 3/4, तो उसकी कॉस्टिंग क्या हो गई? 3 लाख, ठीक है। तो आपने उसको, उस गुड्स को रखने में जो रेंट दिया वो 20,000 है, तो कितना का हो गया? 3,20,000 आपका कॉस्ट। और आपने जो सेल्स करा, सेल्स कितने का? 3,80,000 का, तो 3,80,000 माइनस कॉस्ट मतलब 3,20,000, तो ये 60,000 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट, क्या इसके लिए आपको कुछ करना पड़ा? ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शंस का, ये जो ट्रांजैक्शंस हुआ उस ट्रांजैक्शंस का ही परिणाम है प्रॉफिट। आपने 4 लाख का सामान खरीदा, उसका 3,80,000 में बेच दिया, और बेचने के बाद आपको 60,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो क्या इस प्रॉफिट के लिए आपने कुछ अलग से ट्रांजैक्शंस करा था? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रॉफिट क्या है? एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस का परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शंस कंसिडर्ड एज इवेंट, ठीक है। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा, आपने 4 लाख का सामान खरीदा था, और आपने 3/4 सामान यानी कि 4 लाख का, ठीक है, 3/4 बेचा, तो ये 3 लाख का ही सामान बेचा ना, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास 1 लाख जो है रिमेनिंग बचा हुआ है ऑब्वियसली। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड हो जाएगा, मैंने आपको अभी समझाया नहीं है। फिलहाल एक देख तो सकते हो ना कि 4 लाख का सामान था, 3 लाख का सामान बेचा, तो 1 लाख का सामान अभी भी बचा हुआ है कि नहीं? आपके गोडाउन में 1 लाख बचा हुआ है कि नहीं? तो वो 1 लाख क्या हो गया? ये भी आपका इवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपली आपका एक ट्रांजेक्शन हुआ 4 लाख का, उस ट्रांजेक्शन में 3/4 ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का जो वैल्यू था उसको आपने 3/4 का बेचा 3,80,000 में, जिससे 60,000 का प्रॉफिट हुआ। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा। तो जो बचा हुआ सामान है वो ऑलरेडी अभी हमारा 1 लाख का बचा हुआ, तो वो भी आपका क्या हो गया? बचा हुआ सामान। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब अभी बच, ये समझ लो कि जो आपके गोडाउन में सामान बचा हुआ है 1 लाख का, वो आपका बचा हुआ सामान ही मान लो, भूल जाओ क्लोजिंग स्टॉक जैसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ सामान है वो आपका 1 लाख का हो गया, तो ये भी क्या हो गया? इवेंट हो गया, ठीक है। अब आपने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन, कैपिटल मतलब अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस, हमने कुछ देर पहले समझाया हुआ था, ठीक है ना, कि कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट रिक्वायर्ड मतलब रनिंग फॉर द बिजनेस। तो 5 लाख का आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसमें आपने कैश सेल्स करा कितने का? 3,80,000 का। तो टोटल जो कैश हमारे पास पड़ा हुआ है वो 8,80,000 का, ठीक है। इसमें आपने जो कैश परचेज करा, कुछ सामान परचेज भी किया था 4 लाख का, किया था ना। फिर 20,000 का गोडाउन रेंट भरा, तो 4,20,000 हो गया। तो ये 4,20,000 कैश आपके हाथ से चला गया, तो बचा कितना? 8,80,000 में 4,20,000 चला गया, बच गया 4,60,000। तो ये भी हमारा जो कैश बैलेंस है ये भी हमारा इवेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी जो है इसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ा, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस करा उस ट्रांजैक्शंस का ये परिणाम हो गया, कैश बैलेंस जो हमारे पास कैश बचा हुआ, ठीक है। आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बिजनेस में कैपिटल क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस करा था, पूरी तरीके से नहीं पर करा हुआ था, ठीक है। तो कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो इनिशियली कितना था? 5 लाख। प्रॉफिट हमने अभी अभी कमाया था 60,000, तो टोटल जो हो गया 5,60,000। ये भी जो ऑब्वियसली जो कैसे प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट जो होता है, बिजनेस का प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल को बढ़ाता है, वो धीरे धीरे आप लोग देख समझ पाएंगे। फिलहाल एक मान लीजिए कि कैपिटल जो होता है, कैपिटल अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली वो आपके कैपिटल को बढ़ाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर ये बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को भी बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कैपिटल 5 लाख
का इंट्रोडक्शन करा था और 60,000 का जो आपने इंट्रोडक्शन एज ए प्रॉफिट पाया इवेंट के तौर पे, वो टोटल अमाउंट मिलके हो गया 5,60,000। तो ये भी 5,60,000 एक इवेंट हो गया, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई। तो आई होप आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और बिजनेस इवेंट क्या होते हैं, इवेंट क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, ये हम लोगों ने बढ़िया से देख लिया। ठीक है, आई होप इस चीज़ को आप बेहतर से समझ पाए होंगे। अब यहाँ से कुछ न्यू अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग देखेंगे आगे। ये सारे जो क्लास होंगे वो नेक्स्ट क्लास में होंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना 2 अकाउंटिंग टर्म्स जो और भी बेसिक्स फंडामेंटल मैंने आपको प्रीवियसली दे रखा है और इस क्लास में मैंने जो दिया है उसको आप अच्छे तरह से देखें, समझें। क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। और हाँ, ऑब्वियसली हम लोगों ने जो पीडिया वाला एज ए टीम एफर्ट लगा रही है आप लोग को बेस्ट से बेस्ट लेक्चर डिलीवर करने के लिए, उसके लिए आप चीज़ों को समझें, हम लोग के लिए थोड़ा चैनल को ग्रो कीजिए, बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें आप लोग बेहतर समझते हैं। आज के दिन में, आज के डेट में आप बेहतर यंगस्टर्स जो होते हैं इस चीज़ों को बेहतर समझ तो कहने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को ग्रो करवाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी बच्चे इसको देखें और समझें और लाभ उठाएं। राइट, आई होप मैंने आपको कुछ अच्छे लेक्चर डिलीवर किए हैं आज। इसके आधार पे मैं कह सकता हूँ, चलिए ओके, तो आज बस आज इतना ही। ओके, बाय बाय बाय।